डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये बताएं कॉन्ट्रैक्ट खुद क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, जब वो लीगली एक ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं। अब कहता है सपोज करें दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब दोनों पार्टीज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हैं, या खुद से खत्म करना चाहती हैं या किसी सिचुएशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। वो क्या सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज ऑन सर्टेन ग्राउंड। My question regarding what are those grounds which can be pertains or related to the discharge? वो क्या ग्राउंड हो सकते हैं, मुझे बताएंगे कोई? इसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए? देखें, वर्ड इट सेल्फ डिस्क्राइबिंग द होल मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स के दो पार्टीज के दरमियान, ए एंड बी के दरमियान ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, गाड़ी की लेन देन का। ए ने कहा मैं आपको गाड़ी 20 लाख में देता हूं, बी ने कहा मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे गाड़ी देंगे। ये इनकी कंसिडरेशन कार और मनी है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, ए चाहता है खत्म करूं या बी चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन ग्राउंड कौन से हो सकते हैं जो इस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें? बाय एनी फोर्स, लीगली और इलीगली। कंडीशंस ब्रीच हो जाए, वेरी गुड, मेजर जो कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है, चलें इसको पहले। कंडीशन ब्रीच, और जी, विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ टू पार्टीज। कंसेंट, बिल्कुल राइटली। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गाड़ी का, कार का, कि भाई मेरे पास कार है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, इसके पास 20 लाख रुपीज है। ये 20 लाख रुपए इसको देता है, ये गाड़ी अपनी इसको देता है। ये इन्होंने अपनी सारी टर्म्स कंडीशन इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो बाय एनी फोर्स। वो ग्राउंड, वो एलिमेंट्स, वो चीजें कौन सी हो सकती हैं? बिल्कुल आपने सही बताया कि लेफ्ट ऑफ टाइम, टाइम के दौरान ना दे। जैसे कि ए ने कहा कि मुझे आज ही 20 लाख रुपए चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में था आज शाम 4 बजे तक। पार्टी बी शाम को 6 बजे आती है, 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, तो ए हैज द अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ए कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। ठीक है। दूसरा किसी ने बताया कंडीशन ब्रीच। कंडीशन आपने बताया था ना, कंडीशन बिल्कुल ये थी, इसने कहा मुझे 20 लाख रुपए कैश चाहिए, वो भी पाकिस्तानी अमाउंट रुपीस में। ये लेके आता डॉलर में। मेजर कंडीशन क्या थी? वो ब्रीच हो गई। तो ये कहता है मुझे चाहिए अमाउंट पाकिस्तानी रुपीस में थी, आप नहीं लेकर आए, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, मैं विदड्रॉ करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तीसरी किसी ने दी कि आपने सही बताया, म्यूचुअली कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट कैसे हो सकती है? कैन एनीवन एक्सप्लेन द म्यूचुअल कंसेंट जी? इस सिनेरियो के साथ अप्लाई करें, रिलेट करें। Yes. नजर आ रहा है? म्यूचुअल कंसेंट से मुराद ये है, सपोज करें पहले ए अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा था, अमरान साहब, ठीक है। अब फिर इसका दिल हुआ कि यार मैं नहीं बेचता, ये मैं अपने किसी छोटे भाई को गिफ्ट करता हूँ।
बी इसका बड़ा अच्छा दोस्त है कि बी के पास जाता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, अब मुझे गाड़ी भी देनी है और आपसे पैसे लेने हैं इतने, ये हमारी मेजर कंडीशन को फॉलो करना है। लेकिन ये कहता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं आपको इसके बदले में कोई और गाड़ी दे दूंगा, हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म करते हैं। ये इसका अच्छा दोस्त है, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको कोई मसला नहीं है। ये कहता है ठीक है, ये दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, फिर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, तो म्यूचुअल कंसेंट आ गई। और क्या चीजें हो सकती हैं, देर आर मल्टीपल ग्राउंड्स एंड एलिमेंट्स ऑन दैट ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो आ गया, बिल्कुल ब्रीच इज द हेडिंग, मेन हेडिंग है, लेकिन हम कह सकते हैं ब्रीच तब भी होगा ना, कोई आप फुलफिल नहीं करोगे अपना पार्ट कोई चीज, तो वो ब्रीच आ जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है जो थोड़ा सा दिमाग को यूज करें। इलीगल मतलब स्टेब्लिश नहीं होगा, लेकिन आप कहते हैं वाइड, लेकिन वो जो है ना उसमें उसकी सिचुएशन है, पहले वो वाइड है, अगर वो बंदा ठीक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा ना, वो वैलिड में चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे समझे, ये दो मेजर पार्टीज हैं, 18 साल से ऊपर है, अंकिल बालिग हैं, दे आर वेरी मैच्योर एंड इन्होंने सब कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल की हो चुका है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक टोटली अराउंड इसके घूमेगा, जितनी भी बेसिक कंडीशन है उसको हम पढ़ेंगे। क्या प्रूफ हो जाए अंडर, यस, वेरी गुड एलिमेंट, ये पता चल जाए। इन्होंने कहा है ड्यूरेस का एलिमेंट, ड्यूरेस क्या है, आप ना बताओ, ड्यूरेस का है क्या है जी, आप बताएं, कोई मिसाल लें ड्यूरेस की। लास्ट लेक्चर आपने बड़ा अटेंटिवली सुना था ड्यूरेस का। हम्म, ड्यूरेस का एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे करेगा, ए ने बी के ऊपर गन पॉइंट पे 20 लाख रुपए लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया, गाड़ी भी खुद रखी, 20 लाख भी खुद ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मैंने गाड़ी इसको दे दी है, ठीक है। बाद में पता चलता है बी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कहता है कि ये जितना भी ये कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस हुआ है, इट वाज अंडर ड्यूरेस, वो एस्टेब्लिश हो जाती है चीज, तो कोर्ट इस एलिमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको इलीगल करार देगी या वो इसको खत्म कर देगी, ये जैसे था ही नहीं, और इसके ऊपर फिर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, ही हैज टू पे द डैमेजेस, ही हैज टू कंपनसेट टू बी, ही हैज टू रिटर्न बैक द होल अमाउंट टू द बी। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया ना। हाँ, फ्री विल नहीं थी, वो खत्म हो गया। डेथ ऑफ एनी पार्टी, देखें, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हसन के साथ, सोहेल के साथ, मेरी डेथ हो जाती है, ये मेरे घर में, ये मेरे बच्चों को कहता है कि आपके अब्बा जी ने मुझे इतने पैसे देने दिए, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, क्या मेरे घर वाले इनको पे करने के पाबंद हैं? फिर तो मैं, आप कह रहे फिर बहुत, अगर जी जी, तो वो एक अलग बात है। अगर इस तरह ये वाली बात फ्लो में निकलती ना, तो जो भी बंदा मरता है ना, उसके खिलाफ आप एक झूठा सा वो बनाए लीगल एग्रीमेंट, उनके वर्सान को, घर वालों को कहे कि ये तो मुझे डॉक्टर साहब दें चीजें, क्या कहते हैं, लेनी चाहिए।
अच्छा, उसमें दो चीजें हैं। यू आर टोटली राइट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेयर यू आर लिविंग। आपकी सोसाइटी, आपके कस्टम ये डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो मामलात है ना, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात भी बोलते हैं। अगर आप इंटीरियर पंजाब, सिंध, केपी में जाए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात नहीं है, वो ज़बान की बात होती है। लोग करोड़ों रुपए की लेन देन करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, गिव एंड टेक होता है। इवन कि वो चला भी जाए ना, तो उनकी फैमिलीज को पता होता है ही वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सपोज करें, अब रिसेंटली मैं एक केस कर रहा था, उसमें यह था कि एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर था। अब वो इसकी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये इस आपके क्वेश्चन से रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी स्कीम की थी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं ना, उनको प्लॉट मिलेगा जिनके पास लाइसेंस है। ठीक है, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है उनको ये प्लॉट सस्ते में मिलेगा। हुआ ये कि ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, आपसे हाई कोर्ट के वकील। इसके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे थे। आपको लाइसेंस की जरूरत थी, उसको पैसों की जरूरत थी। आपने इसके लाइसेंस का फायदा उठाया। आपने कहा जनाब लाइसेंस आप अपना दें, मेरे दोस्त भी हैं, बड़ी भी हैं, पैसे मैं पे करता हूँ। इसको प्रॉपर्टी लॉ में ऑस्टेंसिबल ऑनर बोलते हैं। आपको आपका ये सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो बोलता है पाकिस्तानी, वो बोलता है ऑस्टेंसिबल ऑनर वो होता है जो फ्रंट पे नहीं है, जो कागजी कार्रवाई में नहीं है, लेकिन पैसे इन्वेस्टमेंट उस बंदे की होती है, उसका भी तो एक राइट है ना। तो अब उस सिनेरियो में ये हुआ कि आपने पैसे दिए इसको, इसने वो प्लाट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्लाट इसको नाम अलॉट कर दिया है, ये एक सोसाइटी, उसने कहा कि ये भाई आपका प्लाट है। ठीक है, अब इसने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि ये जो प्लाट है ये आपका है। ठीक है ना, मेरे होते मेरे ना होते ये प्लाट आपका है, आप इसको बेच सकते हैं, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है स्पेशल। स्पेशल पता है स्पेशल और जनरल में क्या फर्क है? इसकी दो डोमेन्स हैं लॉ के अंदर। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली, सपोज करें आप बैठे हुए हैं यूके, आपके इस्लामाबाद में 10 प्लॉट्स हैं। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि मेरा वकील जो है ना पीछे से मेरी इन चीजों की केयर टेक करे, सब प्लाटों की। फिर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, जहां स्पेसिफिक क्लॉज यूज करते हैं कि पूरी कंडीशन होती है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी जो भी इस्लामाबाद के अंदर, उनके आज के बाद यू आर द रेस्पॉन्सिबल। अगर ये चाहता है कि मेरे उन 10 प्लाटों में सिर्फ 2 प्लाटों में बेचना चाहता हूं जो आपके थ्रू, तो वो स्पेसिफिक करता है। स्पेसिफिक मीन्स के सिर्फ वो कि F8 वाला प्लाट, F7 वाला प्लाट, उनके अलावा वो बंदा किसी को छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। ही इज नॉट अथॉराइज्ड ऑफ अदर प्लॉट। ये बेसिक डिफरेंस है। इस बंदे ने इसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी। यू कैन सेल, यू कैन वॉट एवर यू वांट टू एक्सप्लॉइट द प्लॉट, यू कैन, यू हैव द पावर, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि इसकी जैसे आपको अटॉर्नी दी, कुछ हफ्ते को इसकी डेथ हो गई। पैसे आपके, सारी चीजें आपकी, आपके पास दो चीजें हैं। एक आपके पास पेमेंट आपने इसको दी, तो सबूत है। दूसरा सबूत जो है आपके पास वो एग्रीमेंट है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लीगल माइंड, आप आपका एक है ना थोड़ा और दिमाग चलता है आम नॉर्मल लोगों से। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हो, आप इंटेलेक्ट यूज करते हो। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? लेकिन सोसाइटी जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाउसिंग स्कीम जो एक सोसाइटी है जिसने वो प्रोवाइड किया है, वो कहती है या तो इसके वर्सान, इनके बेटे बेटी, वालदा, सब लोग आके, जो हमारे लैंड लॉज हैं वो कहते हैं, वो सब आके कंसेंट दें कि ये वाकई में बाबा को पैसे आपने दिए तो ये आपका। एक चीज। दूसरा, इसके पास ऑप्शन है थ्रू कोर्ट। इन दोनों के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब दार इज द, वो कहते हैं ना कि अब ये इनोसेंट पार्टी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाली। जी
ये हुआ है सर, मैं ये केस कर रहा हूँ एक। ये बिल्कुल रियल सिनेरियो, ये हमारे इस्लामाबाद में तो इतने हुए हुए होते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी, अगर आप जज हैं, सिविल जज हैं, यू हैव द ज्यूरिसडिक्शन, आप क्या चीज देखेंगे? एक और चीज बता दूं, हमारा पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि जब बंदा मर जाए ना, उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। देयर आर मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं। अब बताएं। अरे खत्म हो जाता है, नल एंड वॉइड। लेकिन उससे पहले ये है ना, मुदस्सिर गया इनके बच्चों के पास कि आपके बाबा ने इस्लामाबाद में कोई इस तरह प्लॉट लिया था, प्लॉट इनके नाम पे, पैसे मेरे हैं। इनके बच्चों को पता चला, उन्होंने कहा हमारी लॉटरी खुली है, भाई चलते हो, साइड पे हो, हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। ये सीधा चले गए हाउसिंग स्कीम के पास कि जैसे कि उन्होंने कहा हमारा प्लॉट है, हम बेचना चाहते हैं, आप दें। तो हाउसिंग स्कीम सबसे पहले एक चीज देखती है कि उस केस के ऊपर कोई वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई तनाजा तो नहीं चल रहा, कोई केस, कोई लेफ्ट राइट कोई चीज तो नहीं चल रही, ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ उनको, नोटिस चीजें आती हैं। अभी वो करने लगी थी, उन्होंने देखा कि ये प्रॉपर्टी तो फाइल तो क्लियर है, अभी करने लगी थी, तो जनाब आपके वकील होते हैं, सीधा कोर्ट जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। स्टे लेते हैं तो वो एक ऑर्डर चला जाता है हाउसिंग स्कीम को कि भाई साहब समन जाता है, तो वो अब ये ट्रांसफर नहीं कर सकते अनटिल इन अनलेस द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द कोर्ट। क्या हो सकता है? वो नहीं दे रहा ना वो, कैसे दे आप? हाउ यू कैन प्रूव योर सेल्फ? फर्स्टली यू हैव टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ। आप अगर कोर्ट के सामने खड़े हैं तो आप अपना क्लेम एस्टेब्लिश करें कि अगर आप केस लेकर आए तो द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। और जो एग्रीमेंट हमारा जब आपको डेट के ऊपर मेंशन होती है, जैसे जब वो देंगे तो हम जैसे देंगे उसकी डेट को जो यस, प्रूफ के तौर पे क्या आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट देखेगी कि आपने इसको एज एविडेंस लगाया है, गुड, आपके पास यही सबूत है। तो कोर्ट कहती है, हमारी ऊपर वाली एक कोर्ट है, उसने कहा कि ये मरने के बाद ये काम का नहीं है। चलें, हम तो डिटेक्ट हो गए। डेथ ऑफ पार्टी जनाब, जिस तरह आपने कहा कि डेथ ए में या बी में किसी की भी डेथ हो जाए ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। सपोज करें सजदा, ए ने गाड़ी देनी थी बी को, बी ने ए को पैसे देने थे, एक गाड़ी लेके जा रहा होता है, बीच में इसका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी तबाह होती है, बंदा मर जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट उधर ही डिस्चार्ज हो गया। अब बी उनके वाल उनके लीगल हेयर्स के पास नहीं जा सकता, नेचुरल हेयर्स के पास नहीं जा सकता। जाएगा भी सही ना, भले जाए, लेकिन कोर्ट कहती है कि बंदा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसके साथ। तो डेथ ऑफ पार्टी, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसको यस, इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर भी, अनफॉर्चून सीन भी, या अनफोर्सीन भी बोलते हैं। बड़ा अच्छा वो एक पॉइंट बताया, अनफोर्सीन, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एक बहुत सिंपल है, जो जो पहले आपको बताना चाहिए था इन सब से पहले, कंसिडरेशन इलीगल हो जाए नहीं, ये सारी चीजें अभी परफेक्ट है। material consideration, each and everything, contract itself is very legal and very, it has worth. क्या हो सकता है? एक बिल्कुल सिंपल है, जो जो कॉमन सेंस इज कॉमन बट
देखें, इसको बोलते हैं अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने कार दी, बी ने पैसे ले लिए, व्हाट इट हैपेंड, क्या हो गया इधर, मतलब सारी चीजें क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इट मीन्स कि अब इसके ऊपर कोई लीगल या सर्टन लीगल ऑब्लिगेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और इनकी भी ड्यूटीज नहीं है। देखिए, मैं जाता हूँ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे किसी ने कोई चीज़ देनी है, मैंने उनको देनी है बदले में, मैं गया, मैंने उनको चीज़ दी, मैंने अपनी वापस ली। अब जब वो चीज़ खत्म हो गई उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या चलता रहेगा, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बोथ पार्टीज। व्हेन द बोथ पार्टीज फुल्ली ओब्लाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज विद इन ए टाइम, तो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। इसके अलावा क्या आ सकता है आपके जहन में? और कोई है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? क्या खा कर आए हो सुबह सुबह? बैंकरप्सी हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बिल्कुल। तब भी बंदा बंदा कुछ कर नहीं सकता ना उसमें। बैंकरप्सी को कोई डिफाइन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो जाए, कैसे? बैंकरप्सी को डर आप खुद डिफाइन करें। खुद बताएं। बंदा बैंकरप्ट, बैंकरप्ट खुद क्या है, व्हाट इट मीन बाय द वर्ड बैंकरप्ट? हम्म तो उसके ऊपर फिर चार्जेस खत्म हो जाते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? ये इस तरह ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज में टाइम दिया जाता है, अगर आप दिवालिया हो जाते हैं उसके बाद 6 साल तक आपको टाइम दिया जाता है कि यू कैन पे बैक टू द बैंक। अगर आपकी सिचुएशन उससे बदतर होती जा रही है 6 साल तक, तो उसके बावजूद भी एक होता है ना, इंसान दिवालिया होने के बाद अगेन मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, आप उसको डेब्ट को अगेन वो जो है ना अपना कर्जा उतारते हो। लेकिन अगर वो टाइम मिलता है आपको, उस टाइम तक भी अगर आपकी सिचुएशन वही रहती है इन रियल, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। लेकिन ये जी 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 नहीं नहीं, लेकिन इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी लोन लेके फिर कहते हैं हम तो दिवालिया हो गए, जस्ट टू अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो अब इस तरह के जी नहीं, टैक्सेस पे टोटली डिफरेंट थिंग है, अपने आप को बचाने के लिए, कर्ज वापस करने के लिए। अब बैंकिंग लॉज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कुछ भी हो आपने करना है जब तक आप मरते नहीं हो। वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। सही है, होता है इस तरह, लेकिन हमारे इसकी कॉन्ट्रैक्ट से उस तरह वो नहीं है। बाकी बैंक्रप्सी वाली एग्जांपल ठीक थी। नेक्स्ट करें। तो समझ गए ना कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई एक सही वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के दरमियान, उन दोनों पार्टीज के ऊपर सर्टन लीगल एंड सर्टन सोशल या मोरल ऑब्लिगेशंस होती हैं which they have to obey। अब कुछ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जब या तो वो परफॉर्मेंस हो जाए, या ब्रीच हो जाए, या नेचुरल या फ्रस्ट्रेशन हो जाए, या ड्यूरेस हो जाए। इस तरह की जब चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली इट विल बी
अवॉइडेड और इट विल बी डिस्चार्ज, वो हो जाता है। जी शेरियर कोई सवाल है, नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई रीड करें। Contract represents a legal binding agreement between parties outlining specific rights and obligations. However, the life of a contract does not continue इनडेफिनेटली। अच्छा इधर तक। अब ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिम्मेदारी होती है दो पार्टीज की। जिस तरह एक मैरिज, एक जो आपका हस्बैंड एंड बेगम के दरमियान जो निकाह, निकाह इटसेल्फ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर ओब्लिगेशंस हैं मर्द के ऊपर, ओब्लिगेशन से कि भाई आपने अपनी बेगम को, अपने बच्चों को, यू हैव टू प्रोवाइड द फूड, यू हैव टू प्रोवाइड द शेल्टर, आपने उन चीज़ों को ख्याल रखना है। फिर एट द सेम टाइम, एट द पैरेलल, फीमेल हैज आल्सो सर्टेन ओब्लिगेशन कि आपने इस तरह की अपने घर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, जो एक हमारी नॉर्मल रवायात के अकॉर्डिंगली होते हैं। अब देखें दोनों पार्टीज के दरमियान क्या है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो दोनों पार्टीज फुलफिल करती हैं। कोई भी एक पार्टी अगर इनकारी हो जाए, हस्बैंड कहता है मैं आपको आज के बाद कोई चीजें देने से इनकार करता हूं, नहीं दूंगा, भले उन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओब्लिगेशन, यू आर बाउंड टू डू इट। बट अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होता है, वैसे आप देखें अगली पार्टी फिर क्या करेगी, यही होता है ना। इसी तरह जब दो बिजनेसमैन लोग होते हैं, अगर एक बंदा इनकारी हो जाए देने के, तो दूसरा बंदा या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेगा या कोर्ट जाएगा जस्ट टू सीक द रेमेडी, या जस्ट टू सीक द कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी जो उसको नुकसान हुआ है। तो ये कहता है कि जब दो पार्टीज के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट पाया जाता है ना, तो वो ताहयात नहीं होता, इनडेफिनेट नहीं होता, वो एक सर्टन टाइम के बाद खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। नहीं भी होता तो बंदे की डेथ हो जाती है, वो भी नहीं होती तो टाइम पूरा हो जाता है, वो भी नहीं होती तो दोनों में से कोई एक क्लेश आ जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है, वो चाहे वो सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से हो, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इट विल बी डिस्चार्ज। process known as discharge of contract. Discharge occurs when the obligations of the parties under the contract are no longer enforceable. ध्यान दें। अब कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, देखें ड्यूटीज है ना, ओब्लिगेशन है ना, दोनों पार्टीज ने फुलफिल करनी है, जब वो पूरी हो जाए, जब पूरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या उनमें से कोई बंदा इनकारी हो और इन्फोर्स ही ना हो सके, एक बंदा कहता है कि मैंने अब आपके साथ पैसे लिए थे, अब नहीं देता, जो करना है करो, इट मीन्स कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, आप मान नहीं रहे। अब तो अगला बंदा फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट से फिर रेमेडी मिलती है, जो भी होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी, तो आपका डिस्चार्ज हो जाता है। Effectively terminating their legal relationship under that act. Under UK law, under UK contract, discharge can happen through various mechanisms. Each of these reflects the circumstances and manner in which the contract ceases to exist. The primary method of discharge includes performance agreement, leave, suspension, suspension of law, and sometimes by terms. अच्छा अब वो कहता है कि ये चंद एक चीजें हैं जो बेसिक हैं, जिनके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है। इन चीज़ों की या वायलेशन हो, क्या ये चीज़ें पूरी हो जाएं, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इट विल बी डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस कैसे, दोनों पार्टीज अपनी चीज़ें टाइमली पूरी कर दें, पूरी कर दी, अब दोनों पार्टीज के ऊपर देयर इज नो लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन। वन थिंग, ब्रीच, ब्रीच मीन्स कि एनी वन ऑफ पार्टी कैन ब्रीच द मेजर और माइनर कंडीशन एंड द अदर पार्टी उसको एक्सेप्ट ना करें। तीसरी है फ्रस्ट्रेशन, जो हमने पढ़ी, वो ड्यूरेस भी हो सकता है उसके अंदर। फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम नेचुरल उन चीज़ों को भी ला सकते हैं जब आपके बस में कुछ भी नहीं हो। आपने एक कैटरिंग वाले को ठेका दिया कि मेरी शादी फला तारीख को है, आपको मैं इतने पैसे दूंगा, आपने 10,000 लोगों को खाना खिलाना है। वो आया, उसने सारा सेटअप किया बड़ा अच्छा, अचानक जलजला आ गया, जिसकी वजह से वो खाना चीज़ें सारी तबाह हो गई। क्या अगला बंदा अगले दिन कोर्ट जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जाना चाहिए उसको।
क्योंकि वो ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड था। उसने अपनी जो चीजें करनी थी, जिस कैटरिंग वाले ने, उसने अपनी की। अब उसके बियॉन्ड एक चीज होगी, एक बियॉन्ड एक नेचुरल फोर्स की, जिसने उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लेश कर दिया। कोर्ट या सेटल्ड प्रिंसिपल्स ये कहते हैं, ना तो वो सेटल्ड प्रिंसिपल है ना, वो कहता है कि जो चीज नेचुरल किसी चीज से हो या आफत आ जाए कोई, जिस आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। सपोज करें मैंने 10 गाड़ियां मंगवाई, मतलब के कस्टम बायर की गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवाई, मैंने अब एक पार्टी को देनी थी, मैंने अपने शोरूम पे खड़ी की हुई हैं। अचानक बिल्डिंग पूरी तबाह हो जाती है, गिर जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या वो अगला बंदा मुझे कहेगा कि मुझे नहीं, कहीं से भी कुछ भी करके अभी की अभी गाड़ियां दो? मैं कहूँगा भाई कहाँ से दूँ गाड़ियाँ, खुद डैमेज हो गई हैं, मैं शुक्र है बच गया हूँ, तो अब मैं नहीं दे सकता। सीधी सी बात है। तो अगला बंदा अगर कोर्ट में जाता भी है ना, तो देर आर मल्टीपल जजमेंट्स जो ये कहती हैं कि भाई जब इस तरह की चीज सिचुएशन हो जाए ना, तो इस बंदे का कोई कसूर नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, या तो आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ कहो कि मैं तुझे नई गाड़ियां मंगवा के दूंगा, वो एक अलग चीज है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये 4 चीजें हैं मेजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज टूडेज टॉपिक। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इट मीन्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ही परफॉर्मेंस होती है दोनों पार्टीज अपने अपने पार्ट को फुलफिल करते हैं, इट विल बी परफॉर्म्ड एंड इट विल बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ये क्या हो सकता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट? अब ना बता जी। सर एग्रीमेंट में भी है क्लॉज हो के अगर ये चीज फुलफिल की जस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और दोनों पार्टी की तो तीन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, बट इसके एक और भी पहलू है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट क्या हो सकता है? हम्म, जब दोनों पार्टी, आप बता दें। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट वो ड्यूरेस के अंदर आएगा। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीमेंट? ऑफर एक्सेप्टेंस, वो इट इज इक्वल टू द एग्रीमेंट। अब वो कहते हैं एग्रीमेंट डिस्चार्ज करवाता है कि कोई कंडीशन फुलफिल ना हो, दिस इज द वन पार्ट। ये ब्रीच में भी आता है, लेकिन उसमें भी आता है कि चलें ठीक है, लेकिन एक मेजर चीज है जो इसको डिफाइन करती है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। दोनों पार्टीज बैठ के एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई हम जो है ना इन चीज़ों को वो करते हैं, हम नहीं मानते इसको, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट, ये नया कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, इट विल बी डिस्चार्ज। थर्ड वन इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ब्रीच, द वर्ड itself describing that major or minor conditions are not fulfilled, इसी सिचुएशन में आपका वो ब्रीच हो जाता है। The fourth one is discharge by first section, वो उसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं, ड्यूरेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, नेचुरल इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, या एनी थिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, तो भी हम इस चीज के अंदर कंसिडर करते हैं। ये हमारी 4 चीजें। इसमें किसी को कोई क्यूरी? क्लियर है? क्या खा कर आए हो सुबह सुबह? जी, आप नाश्ता नहीं करके आए क्या? सोए हुए हैं आप नहीं किया ना, इसीलिए एक्टिव हैं आप। नेक्स्ट करना। अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी दे।
जी पढ़े बिल्कुल। अच्छा, ये है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब हम जो टॉपिक अभी जितनी चीजें देखी है ना, पढ़ी है ना, वो थी इम्पोर्टेंट और मोटी मोटी चीजें। अब इसके अंदर कैटेगरीज हैं, कुछ की एक्सेप्शंस हैं, वो बहुत काम की हैं। आपने अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों का बड़ा तज़किरा करना है अपने असाइनमेंट में। Charge by performance. A project is discharged when both parties finish the application exactly as agreed. Its performance goal. Performance must comply with the essence terms of the contract. The project is discharged only when all the terms are carried out fully. अच्छा, अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, देयर आर टू पार्टीज, पार्टी ए एंड पार्टी बी। ये इनका एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ये चाहते हैं कि ये फुलफिल हो, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सही तरीके से। तो कैसे होगा ये? तब होगा ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का पहला रूल है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट रूल। स्ट्रिक्ट इटसेल्फ द वर्ड बता रहा है, कह रहा है कि स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट क्या है? जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ए और बी दोनों ने फुलफिल करनी है। सपोज करें, मैं आपको बात कर रहा हूं, ए ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपीस केश में चाहिए, और वो पाकिस्तानी अमाउंट हो और ब्लैक बैग में होने चाहिए। सपोज करें ए अपनी गाड़ी व्हाइट करोला इसको देता है, बी पैसे भी लेके आता है, सब चीजें करके आता है, व्हाइट ब्लैक बैग की जगह व्हाइट बैग में लेके आता है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? ब्लैक होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल, इट मीन्स के जब तक ब्लैक बैग नहीं होगा तब तक ये चीज परफॉर्म नहीं हो सकती। तो strict rule basically it pertains that only when all the terms are carried out fully, दोनों पार्टीज अपनी टर्म्स कंडीशन जितनी भी उसके अंदर आउटलाइंड चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उन सबको फुलफिल करेंगे। सब फुलफिल होंगी तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? परफॉर्म्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं अब आप सर? अब अगला जो जहन में आपके जो क्वेश्चन है ना, वो अगला है, इसके अंदर है पार्शियल परफॉर्मेंस। सपोज करें ये होगी आपकी स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल, कहता है कि जब तक सब चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड या मुकम्मल नहीं हो सकता। पार्शियल परफॉर्मेंस अब ये कहता है, जाहिर सी बात है, डेवलप्ड हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ लोगों के रिश्ते इस तरह के होते हैं, बड़े करीबी होते हैं बिजनेसमैन लोग, वो कहते हैं कि यार देखें, अब ब्लैक बैग मिला ही नहीं मार्केट में, मैं कहाँ से करूं, क्या करूं? अगला बंदा कहता है चलें ठीक है, सपोज करें मान लेते हैं। अब ये मान गए, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल अगर देखें ना, कानून की जुबान में, तो उसने अपनी चीजें पूरी नहीं की। तो कोर्ट ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं पार्शियल परफॉर्मेंस। वो ये कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना, तो चलेगा सिस्टम, कोई मसला नहीं। सर गॉट इट? इसके अंदर अब मजीद जो चीज कहता है, समटाइम पार्शियल परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड बट ओनली विद द अदर पार्टीज एग्रीमेंट। ये लेके आया व्हाइट बैग, इसको दिया, अब जब तक बी मानता नहीं है, रजा नहीं होता, तब तक ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है ना, मेरे पास है। बी ए के पास गया है ना, ठीक है, तो फिर मानेगा सर ये ना। ए मानेगा। ए जब तक नहीं मानेगा तब तक वो, अगर ए मान जाए ना, कहता यार कोई मसला नहीं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पार्शियल परफॉर्मेंस। क्यों पार्शियल परफॉर्मेंस? क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें पूरी थी, एक चीज मिस थी। उस एक चीज की मिस की वजह से इस तरह की चीज को यू कैन से दैट द पार्शियल परफॉर्मेंस बाय द बी साइड या फ्रॉम द बी साइड। ये है कॉन्ट्रैक्ट लीगल टर्मिनोलॉजी का फर्क। आप जब अपनी असाइनमेंट करें, बी विजिलेंट, बी केयरफुल। अब देखें एक ही बात है, आप समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। ए ने तो गाड़ी देनी है, बी ने इसको पैसे देने हैं। ए ने कुछ कंडीशंस दी हैं, बी ने कुछ कंडीशंस दी हैं। अगर ये दोनों अपनी सारी कंडीशंस को पूरा करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं मतलब सही से फुली परफॉर्म्ड हुआ है। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल। ये कहता है कि
सब चीजें पूरी होनी चाहिए, तो ये फुली परफॉर्म्ड हुआ है। अगर कोई एक चीज एक के पार्ट पे मिस हो, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल परफॉर्मेंस। लेकिन पार्शियल परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर्ड तब जब अगला बंदा पहले राजी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अब वो आगे कहता है एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा पहले इसकी एग्जांपल पढ़ें, आप पढ़ें सॉरी, नहीं पहले ये पढ़ें, पहले हम स्ट्रिक्ट वाली पढ़ते हैं। एक बिल्डर है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ कि आपने मेरे घर में ये वाला मटेरियल यूज करना है, मुझे इस तरह का घर बना के देना है। वो बिल्डर आ जाए, जी आ जाए, वालेकुम सलाम। वो बिल्डर वही मटेरियल यूज करता है जो आपने कहा है, वही डिजाइन घर की बनाता है जो आपने कही है। जब वो चीजें पूरी हो गई तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड हो गया। जब फुलफिल्ड हो गया तो क्या हो गया? डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज वर्ड ये है कि दोनों पार्टीज के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो आपके कंधों के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सपोज करें इस वाले मामले में एक ये पार्ट पे जिम्मेदारी है कि गाड़ी इसको सही सलामत इसके घर पहुंचाना। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओब्लिगेशन, ड्यूटीज ये है कैश अमाउंट, पाकिस्तानी रुपीस और ब्लैक बैग, ये इनकी जिम्मेदारी, ये कहीं से भी इसने अरेंज करना है। तो ये जब चीजें पूरी होंगी इट विल बी स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस के अंदर आता है। पार्शियल परफॉर्मेंस के एग्जांपल पढ़ें। अब सपोज करें उस बंदे ने पूरा घर अच्छा बनाया है, बड़ा जबरदस्त बनाया है, लाइटिंग जो है ना अभी लगाई नहीं है घर के अंदर, या किसी एक कमरे के अंदर लाइटिंग इंस्टॉल नहीं की। अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हुआ ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये था ना कि आपने कंप्लीट चीजें करनी है। अगर सपोज करें एक वॉशरूम नहीं बन पाया, या वॉशरूम के अंदर लाइटिंग नहीं लगाई, या एक कमरे के अंदर लाइटिंग नहीं लगाई, तो वो कहता है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है। अब ये पूरा कब होगा? अब ये पूरा कब होगा कॉन्ट्रैक्ट? या लाइट लग जाए, अगर लाइट नहीं लगती तो अगला बंदा एग्री कर, अगला बंदा कहता है चले ठीक है, एक कमरा है उसके अंदर इंस्टॉल नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। तो इस चीज को बोलते हैं पार्शियल परफॉर्मेंस फ्रॉम बी साइड या उस कॉन्ट्रैक्टर के साइड पे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। होप सो यू आर गेटिंग मी। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये आप पढ़ें, पढ़ें तो रीड आउट करें। अब ये स्ट्रिक्ट रूल पे बात कर रहे हैं हम अभी। राइजिंग परफॉर्म, ये राइजिंग परमानेंट मार्कर है। आप पढ़ लें, आप पढ़ लें, कैरियर पढ़ लें। All the obligations arising under it have been performed precisely and exactly. बेसिकली ये डिस्क्राइब ये कर रहा है, पहली पॉइंट, जब तक दोनों पार्टी अपनी सारी टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन ये बोलती है। नेक्स्ट करें। Contract requires performance of promised obligations. One is the performance is sufficient to satisfy the promise. Some contracts are the entire obligations contract. This means that nothing but 100% performance is satisfying obligation. It's like that. A general rule. A party cannot recover payment for the partial performance of an entire obligation. तो याद रख, क्लियर करें। कहता है दो चीजें हैं, एक बंदा है जिसने जिस तरह आपने कहा उसी तरह घर बनाया, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उन्हीं को फॉलो किया, क्या उसको पैसे पूरे मिलने चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, क्यों मिलने चाहिए? क्या
अगर एक बंदा उसने पूरा घर अच्छे तरीके से बनाया है, बड़ी जबरदस्त सब चीजें की हैं, एक उसकी टर्म थी कि भाई आपने वॉशरूम का गेट फ्रंट से खुलना चाहिए, उसने क्या किया, वो बैक से खुलता है। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अब मतलब वो चीज उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनाई, तो क्या इस सिचुएशन में उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे पूरे मिलने चाहिए? क्यों? एप्लीकेशन शुरू की अब शुरू में अगर ऑनर राजी हो जाता है तो हाँ, मैं इसके गुजारा कर दूं तब हो सकता है। पार्शली। हाँ, पार्शली। फिर अब अगला बंदा क्या कर सकता है? अब देखें, आपने, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने एक बंदे का घर बनाया, एक चीज वो मिस कर दी, मैंने नहीं बनाई, नहीं इंस्टॉल की, तो अगला बंदा क्या मुझे फुल पेमेंट, वो कहता है मैं कल मैं राजी हूँ, खैर है। अब वो मेरे साथ क्या कर सकता है? पेमेंट काट सकता है कि आपने अगर ये दरवाजा ऐसे नहीं ऐसे लगाया है ना, ऐसे लगाने के इतने पैसे थे, और इस तरह लगाने के ऐसे पैसे, तो बेस्ट मैं उतनी अमाउंट आपको नहीं पे करूंगा। फिर यार समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें। ये व्हाट इट मीन, दिस मीन। What this means is that until the entire obligation is performed, the party performing the obligation cannot recover any payment for it. It may be entire obligation within whole or entire contract. An example of such a situation can be seen in this case of 25% call line 79. अच्छा, अब इस केस में देखें, जिस तरह हमने दो चीजें पढ़ी, स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल, दूसरा है पार्शियल परफॉर्मेंस। कुछ यूके के अंदर केस लॉज हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको एक पार्टी ने कहा था आपने सारी चीजें पूरी करनी है, अगर आपने कोई छोटी भी चीज पूरी नहीं की ना, तो अगले बंदे को पूरा इख्तियार है कि आपकी कोई पेमेंट ना करे। वो कौन कहता है? वो स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल कहता है। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें पूरी नहीं की, या तो पूरी करो फिर मैं करूंगा। दूसरी उसने एक्सेप्शन दी, सिचुएशन दी कि अगर ये आपका जानने वाला है, मान जाता है आपकी बात से, मुझे कोई मसला नहीं है, देन ही हैज द अथॉरिटी टू डिटेक्ट सम अमाउंट जो आपने काम नहीं किया, क्या वो डिटेक्ट करने का पाबंद है, हक रखता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल आपने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, नाउ ही हैज द अथॉरिटी। ये एक केस ला है जो बेसिकली कहता है कि आपने इंटायर ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। ये देखें, एक ये इस पे फोकस करें। The entire obligation is performed, the party performing the obligation cannot recover any payment for it. It may be the entire obligation is the whole or entire contract. Basically ये आपने उतनी ही जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है जो बात की गई है, आपने वही पूरी करनी है, नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिल सकती, ये केस ला कहता है। लेकिन फिर पार्शियल परफॉर्मेंस के ऊपर मल्टीपल और केस ला दें, अगर अगली पार्टी राजी है तो आपका। नेक्स्ट करें। ये वही केस है, इसको आप पढ़ें, कोई भी इसको जो वॉलंटियरली रीड करना चाहता है इसको कर ले। Contracted with power to be second made machine from Michael England cutter was to be 8-10 days after the ship is arrived. Liverpool provided a proceed continued attendance to be as second made the next ship from the national port of Liverpool. Cutter died shortly before the ship reached Liverpool and is supposed to recover payment for the period of time and second. And this payment was denied because the contract was not performed. This widow was not able to recover any of his credit because he had not completed of his contractual obligation. This situation is now provided for by our constitution and legislation. There was no way until performance was complete and from बेसिकली दिस केस, ये जो अगर करक्स की बात करें ना, करक्स ये कहता है इस केस का कि भाई आपको जो ओब्लिगेशन टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी ना, आपने वो पूरी करनी थी। अगर उसमें से जरे बराबर भी चीज आपने पूरी नहीं की तो आपको मैं पेमेंट नहीं दे सकता। ये बेसिकली केस ला कहता है।
समझ रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये था, इसकी खातून गई कोर्ट में कि भाई मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे थे, ठीक है ना, जहां तक उधर मतलब कि उधर एक जगह पे रुक गए, उधर उनके एक सपोज करें डेथ हो गई है, अब मुझे उस चीज की अमाउंट दी जाए। कोर्ट कहती है नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने इस चीज को इधर तक पहुंचानी थी, इधर तक आपने आना था, आप नहीं आए तो आपको उस आधी वाली चीज की अमाउंट नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल, इफ यू obey all the terms and conditions, then you will be compensated till the full with the full payment. अगर आपने कोई एक चीज मिस की है तो स्ट्रिक्ट रूल ये कहता है कि नहीं, वो जो स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस जो हम है। फिर दूसरी इसके अंदर हमने पढ़ी थी पार्शल, अगर अगली पार्टी राजी हो जाए देन यू कैन जो है ना आपको वो टर्म का यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, यू विल बी कंपनसेटेड जहां तक आपकी परफॉर्मेंस रही है, जहां तक आपने काम किया है उस हद तक आपको देते हैं। अब सपोज करें, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ बिल्कुल हट के, हम दिहाड़ीदार जो मजदूर होते हैं जो हमारे घरों में काम करने आते हैं, जो गांव देहात में या शहर में भी जब वो आता है, तो आप जो पहली बात पे डन करते हो वो कहता है यार मैं दिन की 3,000 दिहाड़ी लूंगा, आपका जो भी काम है मैं करूंगा। उसका टाइम होता है सुबह 9 से या सुबह 8 से शाम 4 तक का जो एक टाइम होता है, या तो वो पूरे टाइम का है या तो 2 घंटे में करे, 3 घंटे में, उसकी मर्जी है ना वो जिस तरह काम करे, अल्टीमेटली काम होना चाहिए। अब अगला बंदा काम कर रहा था, अचानक उसके घर से कॉल आती कि भाई घर आओ इमरजेंसी हो गई, वो आधे काम को छोड़ के चला गया। क्या उस घर का ऑनर उसको पैसे फुल देने का पाबंद है? क्यों? क्या वो, अब दूसरा सवाल है, क्या वो आधे पैसे देने का पाबंद है? अब 2 मिनट मोरलिटी को साइड पे करें, मोरलिटी एंड सोशलिटी को साइड पे करें, जस्ट चेक द लीगल बाउंड्री। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं। अगर अब वो बंदा खुद आपको अलाउ करे कि मैं आपको आधी पेमेंट देता हूँ, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? पार्शियल। तो पार्शियली आपने काम किया तो यू विल बी कंपनसेटेड द अमाउंट ऑफ पार्शियल योर वर्क। ये चीज थी। होप सो आप ये दो चीजें समझ गए होंगे। जहाँ दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हम सब डिवीजन पढ़ रहे हैं। एक ये कहता है, अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि आप जब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को देखें या किसी भी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो जितने भी आपकी जो सुप्रीम कोर्ट्स, आई मीन द चीफ और द मोस्ट आइडियल कोर्ट्स ऑफ एनी वर्ल्ड, एनी कंट्री, वो वक्त के साथ जजमेंट्स अपनी चेंज करते जाते हैं। एक जज एक फैसला देता है, चंद अरसे के बाद उसी चीज के ऊपर जज दूसरा वो उस फैसले को इंटरप्रेट करके और कर देता है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। या तो आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करता है, आई मीन जो आपकी बॉडी है, जो सेनेट या पार्लियामेंट, अगर वो नहीं करते तो कुछ ऐसी, लेकिन पाकिस्तानी या यूएस के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं ना, तो जितनी चीजें मजीद क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करती है या हाई कोर्ट करती है, वो क्यों? इधर मुझे कोई बताएगा इसकी क्या रीजन हो सकती हैं, उनकी इनकी क्या पीछे लॉजिक्स क्या है, फिलोसॉफी क्या है? जी हम्म नहीं मिलता। हाँ फिर आपके अलावा कोई और बताए? इंटरप्रिटेशन आपकी कोर्ट्स क्यों करती है? जो आपकी मोस्ट एपेलेट या मोस्ट जो फाइनल कोर्ट्स होती हैं, वो हर दिन एक नई सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट आती है। इस तरह है या नहीं सर? तो वो क्यों होती है? वो स्पेसिफिक किसी टॉपिक को वो कर रहे होते हैं, रीज़न क्या है?
इन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि नए सिचुएशन, नई सर्कमस्टेंसेस जब आती हैं तो वक्त के साथ कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ बेहतर है, ये पहले नहीं थी तो इस तरह करते हैं। इसके अलावा एक और पहलू है, वो बताएं। वो ये कंफर्म कर चुका, ये बता चुका। इसके अलावा एक अलग इसका पर्सपेक्टिव है, जिस लेंस से कोर्ट देखती है, इस लेंस से आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं देखती, तो क्या हो सकता है? आपकी जो पार्लियामेंट होता है, जो लॉ बनाने वाली जो बॉडी होती है लेजिस्लेटिव, वो एक कानून बना देती है, 10 पेज का हो या 1000 पेजेस का हो। जब भी कानून बनता है ना, तो उसके अंदर हर छोटी चीज नहीं लिखी हुई होती। ये बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं। सपोज करें मैं, ये केस है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है, तो कानून ये कहता है कि सब बंदे फॉर्मल ड्रेस में होंगे। क्या पहली टर्म्स है, सब स्टूडेंट्स केस में जो आएंगे फॉर्मल ड्रेस में होंगे। दूसरा था, सब लोगों ने अपना कार्ड पहना हुआ होगा। तीसरी कंडीशन होती है कि सब लोगों ने सुबह 8 बजे इधर पहुंचना है। 3 कंडीशन मैंने बताई। ये क्या है कहता है? कानून कहता है। जो ये सपोज करें, ये केस कई एक फाउंडेशन बुक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ओवरऑल हाउ इट रेगुलेट। पहली क्या कंडीशन थी? आप ना बताएं, आप बताएं पहली। दूसरी क्या थी? हैं? कार्ड, मैंने कहा 8 बजे कह रहे हैं। दूसरा था कार्ड पहनना। अब होता ये है, अब ये तो कानून लिख गया। सपोज करें अगले दिन सोहेल आता है, सोहेल वकालत वाली ड्रेस करके आता है, इसमें टाई, अंदर तीसरा 3 पीस वाली वो भी वेस्ट कोट, सब चीजें पहन के आ जाता है। एट द सेम टाइम डार क्या करता है? सिर्फ 2 पीस, अंदर एक शर्ट पहनी हुई है। अब कौन बताएगा कि फॉर्मल ड्रेस किसने की हुई है? देखें, हैं तो दोनों फॉर्मल, अगर अकॉर्डिंग टू एक उस नजर से देखें जो ड्रेसिंग ड्रेस सेंस की नजर से, ये इसने 3 पीस पहना है, टाई लगाई है, इसने ड्रेस कोट और टाई नहीं लगाई है। अब इस चीज को कौन बताएगा? सपोज करें हुआ ये, आप जैसे अंदर गए, इसको इन्होंने रोक लिया चाचे ने कि अंदर तुझे नहीं जाने दूंगा। इसने कहा कि भाई कहाँ लिखा है कि टाई पहनना जरूरी है? एक अच्छा वकील था, ये सीधा गया, आपकी सुप्रीम कोर्ट आपका चेयरमैन साहब है, सपोज करें, उधर जाता है, उधर कहता है सर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि फॉर्मल ड्रेस। मैंने इधर मुझे बताएं इस मेरी पूरी ड्रेस में क्या चीज इनफॉर्मल है। अगर वो बंदा इंटरप्रेट, अब चेयरमैन साहब विल इंटरप्रेट द वर्ड। फॉर्मल ड्रेस को अब इंटरप्रेट कौन करेगा? वो वही कर सकता है, क्योंकि ही हैज द डिस्क्रिप्शन, ही हैज द पावर, ही हैज द जुरिसडिक्शन। नो वन एल्स कैन अमेंड और एड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? की तरह इंटरप्रिटेशन करती है छोटी छोटी चीजों की, जितने मसले आते हैं। अब आपका मसला आ गया, अगला आता है शहरियार को इशू होता है। शहरियार को इशू ये होता है, सब स्टूडेंट कार्ड पहनते हैं इस तरह गले में। शहरियार क्या कहते हैं? स्टाइलिश एक वो पिन लगाता है, अपना इसके अंदर लगा लेता है। व्हाट इज माय पॉइंट? इस तरह ऑफिस के अंदर पिन या वो आपकी एक कार्ड होल्डर या अपने आप पैंट के साथ, फॉर्मल पैंट के साथ आप कैरी करते हैं, ठीक है। कोई एक शिकायत लगाता है, भाई साहब कहते हैं शहरियार ने गलत कार्ड पहना है, इसको बाहर निकालो। रूल्स है ना, रूल्स कहते हैं सही कार्ड पहना हुआ चाहिए। ये जाता है अगेन चेयरमैन साहब के पास, नॉक करता है डॉग, इधर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं, कहते हैं सर आपका कानून ये कहता है कि कार्ड पहना हुआ चाहिए, है वो इधर लटक रहा हो या इधर लटक रहा हो या इसके अंदर इस तरफ हो। हाँ भी, तो यू गॉट इट माय पॉइंट कि अब उस चीज की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? वही करता है जिसको अथॉराइज आपके आइन ने दिया है। सपोज करें चेयरमैन अथॉरिटी। इसी तरह आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है। जब भी जितने भी मसले आते हैं ना, आप देखें इतने पीएलडीज की, कभी आप किसी अच्छी लाइब्रेरी में जाए ना, या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में जाए, इतने पीएलडीज लगे उसमें, या किसी अच्छी लॉ फर्म में जाए तो 1947 से लेकर हर उसका अलग अलग पार्ट लिखा हुआ है, कुछ कुछ भी नहीं है।
फिर आप SCMR, YLR, आप जितनी चीजें देखोगे इतनी चीजें भरी हुई हैं। हर दिन एक नई रिपोर्टेड जजमेंट है। रिपोर्टेड जजमेंट मीन्स कि वो अगले 10 साल या अगले 100 साल तक काम आ सकती है। उसके अंदर कोई प्रिंसिपल स्टेब्लिश्ड हुआ है। तो आप मेरी समझ रहे हैं बात? आपको जो इधर मैं बताने लगा था, आप कौन, मैं उसमें सवाल बता रहा था, आप बता रहे थे। आप क्या बता रहे थे अहमद? डेथ। डेथ जो है ना, डेथ टोटली अलग चीज थी। हम पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस के अंदर दो चीजें थी। अब हम मेजर जो हमारी चीज थी वो ये थी कि ये वक्त के साथ क्यों जरूरत पड़ती है। पहले था स्ट्रिक्ट रूल, ऐसे समझें। स्ट्रिक्ट रूल कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपने पूरा करना है, चाहे आप मेरे बेटे हो, बेटी हो, भाई हो, दोस्त हो, जो भी हो। जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है पूरा करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मेरे पार्ट पे आपको मैं वो देने को पाबंद नहीं हूँ। इस तरह सर वो मिसाल थी ब्लैक बैग वाली, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्ट रूल कहता है। अब ये एक किस्म का हार्श रूल है। हार्श मीन्स के जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, जो रिजिड है। सपोज करें अगर अगला बंदा कामरान साहब का शहरियार दोस्त है, शहरियार कहता है सर मुझे कोई मसला नहीं है, तो हम कर लेते हैं आपस में। वक्त के साथ डेवलपमेंट हुई, वो क्या हुई? पार्शियल परफॉर्मेंस। कोर्ट ने कहा ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह होता है ना, इफ द अदर पार्टी, द अपोजिट पार्टी एग्रीज ऑन योर दैट सिचुएशन, देन यू कैन पे। आप फुल अमाउंट दें, आप हाफ अमाउंट दें, दैट इज यूर डिस्क्रिप्शन। अब अगली जो हमारी स्लाइड है वो बेसिकली हम लॉ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट करें। ये ओवरऑल स्ट्रिक्ट रूल, यू गॉट इट। नेक्स्ट करें। ये हाउ द लॉ सॉफ्टन द हार्शनेस। एक हार्शनेस, एक रिजिड चीज है, उसको लॉ सॉफ्ट कैसे करता है, उसको फ्लेक्सिबल कैसे करता है? वो ऐसे करता है, या तो आपके कंट्री के जो बॉडी है लॉ मेकिंग, वो नया लॉ बनाए। नहीं बनाती तो आपकी जो बॉडीज ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो कौन है? कोर्ट। वो एक नई इंटरप्रिटेशन दे दें। वो दे दें कि भाई पहले ये चलता था, अब नहीं चलता, आप ये भी रास्ता है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप स्ट्रिक्ट रहो इस चीज के ऊपर। आप अगले बंदे की भी तो बात सुनो। गॉट इट? होप तो यहां तक समझ में आ गई होगी। ये रीड करें। Section 15A and Section 32A and soften district rule for non-consumer contracts, business to business sale. They make exceptions where exceptions where they deal with minor and does not significantly affect the overall performance. सेल ऑफ गुड्स बेसिकली ये यूके का एक ऐसा लॉ है 1979 का, वो जो कहता है कि भाई जो डेली की जो गुड्स की सेल एंड परचेज होती है ना, कंज्यूमर एंड बायर के दरमियान या बिजनेस टू बिजनेसमैन के दरमियान। अब इस सिचुएशन में होता ये था कि अगर एक दो कंज्यूमर एंड बायर, एक आईफोन की कंपनी है, छोटा ये सबलेट वाला, एक अंदर एक वो क्या कहते हैं, क्या होता है, फैक्ट्री होती है ना, जो सपोज करें मेन आपकी शिकागो के यूएस के अंदर है, सऊदी के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर वो अपना क्या बनाते हैं? एप्पल स्टोर, जो ब्रांच बनाते हैं। एप्पल स्टोर ने आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि पाकिस्तान के बेहतरीन इलाके में आपने बनाना है, फिर पूरी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। सपोज करो अगला बंदा उन लोगों का खास बंदा है, शहरियार। शहरियार कहता है मैं बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, बजाय मैं बिल्डिंग बनाऊं मैं घर बनाऊंगा। इस तरह, बजाय मैं ऐसे जाऊं मैं इस तरफ जाऊंगा। व्हाट इज माय पॉइंट? मैं इस तरह की बिल्डिंग कैसे होगी? फर्स्ट फ्लोर होगा जहां ये एप्पल का स्टोर होगा। सर वो इश्यू नहीं कर रहे ना, तो यू कैन। अब जो इस तरह की जो डेली लेन देन होती है ना बिजनेसमैन लोगों के दरमियान, कंज्यूमर एंड बायर के दरमियान, इसके अंदर दो सेक्शन है। वो कहते हैं अगर माइनर कोई डिफेक्ट है, माइनर कोई चेंजेस हैं आपके कॉन्डक्ट पे, एक्चुअल रियलिटी में, जिस तरह वो था ना ब्लैक बैग की जगह व्हाइट बैग था, तो माइनर चीज थी ना। अगर अगला बंदा कोई इशू नहीं कर रहा, देन यू कैन गो विद दैट। तो ये आपके बेसिकली लॉ उसको सॉफ्ट करते हैं। दूसरा,
ये अब आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरप्रेट करती हैं। कहते हैं डिवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्टेजेस। स्टेजेस से मुराद ये था, स्टेजेस को क्या कह सकते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे डॉर ने कहा कि मेरा घर बनाए आप इस तरह का, घर खूबसूरत हो, अच्छा हो, घर के चारों तरफ ग्रीनरी हो, और उन ग्रीनरी और घर के दरमियान पूरा आप स्विमिंग पूल बनाएंगे। अब तीन चीजें थी, क्या था, आप तो अभी इमेजिन कर रहे हो, उधर घर में बैठे हो, डार तो उधर चला गया है, सर आप रियलिटी में आए ना, बताएं क्या था यार, क्या घर इसका होना चाहिए। खूबसूरत हो, चारों साइड से ग्रीनरी और उसके साथ क्या बात है ना। अब ये उन्होंने कहा आपने बनानी है। मैं बीइंग ए बिल्डर, बीइंग ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने इनका घर अच्छा बनाया। घर बनाने के बाद ग्रीनरी आधे तरफ बना ली, आधे तरफ छोड़ दी। स्विमिंग पूल वाला आधा हिस्सा बना लिया, आधा छोड़ दिया। अब इस सिचुएशन में क्या डार मुझे पैसे पूरे दे सकता है? और चीज पूरी नहीं है। कोर्ट कहती है, नाउ कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन, कोर्ट कहती है जितना पार्ट इसने पूरा किया है ना, उसको उतनी अमाउंट आप दें। मैंने घर अच्छा बनाया, घर की पूरी पेमेंट दो। मैंने आधी ग्रीनरी जो लगाई है उसकी आप दो। मैंने अगर आपका हाफ जो आपका वो स्विमिंग पूल तैयार किया है उसकी आप मुझे कंपनसेट करो। अब इतने केस लॉज हैं यूके के अंदर, कुछ कहते हैं कि मैंने अगर 90% काम किया, 10% नहीं किया तो इसको 1 रुपया भी ना दो। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि अगर आपने 1% भी काम नहीं किया, 99% किया है, तो उसको आप कंपनसेट कर लो। समझ रहे हैं, दोनों चीजें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी और जो उसके फेवर में, दोनों जजमेंट्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब आप ये चीज पढ़ें, नाउ यू विल गेट इट, कि मैं समझाना क्या चाह रहा था। made up of separate parts or stages of performance instead of one whole obligation. Once it is completed, the party can get payment for that case. Even if the entire job is example of a contractor is hired to basically was one contractor may be paid for the finished work instead of होप नहीं, आप पढ़ लें, creating all three walls, creating all three walls to समझ गए हैं। अब ये क्यों इस तरह की बात आई? कोर्ट ने कहा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सपोज कर हम सीपेक को लेते हैं, ह्यूज प्रोजेक्ट है जिसने आगे 10 साल चलना है। एक कंपनी आती है जो कहती है कि पहले मैं जो है ना पूरी रोड्स की डंप, वो जो मिट्टी से पूरा उसको बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पथराव करेंगे। तीसरी चीज उसका था कि उसके बाद हम वो रोलर से उनको पूरा वो क्रैश करके उसके बाद कारपेट लगाएंगे। तीन चीजें थी। अब कंपनी ने पहले उसको पूरा मिट्टी से वो रोड वाली जगह बनाई, उसके बाद पत्थर लगा लिए। उसके बाद कंपनी या तो बैंकरप्ट हो गई, या कंपनी चली गई, या कुछ ऐसा मसला हो गया। तो कोर्ट कहती है इस सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में जितना जितना कंपनी ने काम किया है आप उस कंपनी को पेमेंट करें। एक ये लेंस था कोर्ट का। दूसरा कोर्ट का पर्सपेक्टिव ये था, देखें एक 10 साल प्रोजेक्ट चलना है, ऐसे नहीं है कि जब तक 10 साल पूरे होंगे फिर आप पूरी अमाउंट दो, नहीं, जो जितना वो काम करता जाए आप उसको पेमेंट देते जाओ। जिस तरह इनकी मैंने जो सिचुएशन दी थी, इसके घर में 3 पार्ट्स थे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिवीजन, डिवाइडेंस इन स्टेजेस, ऑन स्टेजेस। पहला स्टेज था घर बनाना, मैंने बना लिया। दूसरा स्टेज था ग्रीनरी को वो करना। तीसरा स्टेज था स्विमिंग पूल को बनाना, तैयार करना। कोर्ट कहती है जैसे जैसे वो अगला बंदा स्टेज पूरा करता है, यू कैन गेट द पेमेंट जो आपने पार्ट पूरा किया है। तो कोर्ट की देखें ये इंटरप्रिटेशन आ गई, तो ताकि अगला बंदा हर्ट ना हो, अगले बंदे के साथ इस चीज को बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में अनफेयर टर्म्स ना हो, अनफेयर किसी के साथ कोई वो ना हो, इक्वली हो, फेयरनेस हो बोथ पार्टीज के साथ। अब इधर इस सिचुएशन में अगर ये चाहे तो मुझे 1 रुपया भी ना दे, क्यों? क्योंकि ये कहता है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया। लेकिन कानून इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट वो मुझे भी एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करती हैं। जितना आपने काम किया है यू विल बी कंपनसेटेड
जितना आपने पार्ट पूरा किया है। अच्छा, बेसिक जो पर्पस है ना इस चीज़ का, जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, उसका ये था कि अनफेयर किसी के साथ ना हो। अनफेयर से मुराद है, जो मैं बात कर रहा था ना, अगर मैंने इनका घर बनाया है, आधा काम किया, अब अगर आधी वो कहता है मैं आपको पूरी पेमेंट ही नहीं देता, तो मेरे साथ अनफेयर हो गया। तो बेसिकली दीज एक्सेप्शन हेल्प अवॉइड क्या अनफेयरनेस and ensure that parties who have partially performed their obligations and can still get paid for the work they have completed. तो वो इसका बेसिक मकसद ये जो हमने अभी पार्शली और स्ट्रिक्ट रूल को हमने पढ़ा है। अभी इसको जल्दी गो थ्रू करते ताकि फिर अगले हम, ये वही है स्ट्रिक्ट रूल, बेसिक चीज आपको डिटेल में बता दें। अब उसकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली है पार्शली परफॉर्मेंस, कि अगर कोई बंदा जितना काम करेगा उसको उतना ही दें। सेकेंड थिंग ही कोर्ट रोल। कोर्ट का रोल क्या है? कोर्ट कहती है कि भाई ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमने सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट और उसकी परफॉर्म्ड ऑब्लिगेशन को मद्देनजर रखते हुए वी विल डिसाइड हाउ ही शुड बी कंपनसेटेड और नॉट, द कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है ना? कोर्ट, अभी ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन कोर्ट के पास जब आप जाते हो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है ना, तो ये चीज आ गई। दूसरा ये है कि ये आप डार पढ़ें सेवरेबल ऑब्लिगेशन। But a severable obligation, some contracts allow for payment to any part when different parts of the work are completed. These are called severable obligations. Example of severable obligation. Builder is hired to build 3 separate walls, and payment is agreed after each wall is completed. The obligations are severable because payment is tied to completing specific parts of the work. पहली चीज फेवरेबल से मुराद है डिवीजन। जितना जो बंदा डिवाइड आपने काम किया है उसको पूरा किया, यू विल गेट पेड ऑफ दैट वर्क जो आपने वो किया है। पूरे उसका अगर आपने नहीं किया तो जरूरी नहीं कि पूरे का मिले, जितने आपने वो कहते हैं ना आपने उसको डिवीजन कर दी। दूसरी इसके अंदर एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटीरियल। whether a contract is favorable or not, it depends on how the court interprets the terms of the contract. कोर्ट डिसाइड करेगी क्या वाकई में उस बंदे ने स्टेजेस कितने पूरे किए हैं, अपना पार्शली काम सही किया या नहीं किया, कोर्ट विल डिसाइड। गॉट इट? नेक्स्ट करें। ये अगेन वही पार्शियल पेमेंट है, यानी वापस जाएं। If a contract has favorable obligations, payment can still be made for the part of the contract that has been completed, as long as the entire contract is not breached. पूरा contract breach नहीं हुआ। मिसाल है, if a painter agrees to paint 3 rooms but only paints 2, then may still be paid for the 2 rooms if the contract allows for partial payment. अब ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव मेड, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं। सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पार्टी हु एग्री और नॉट, वो राजी होता है या नहीं। तीसरी चीज, आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड कि इसको हमने पार्शियल पेमेंट देनी है या नहीं देनी, वो कोर्ट इंटरप्रेट करेगी आपकी सिचुएशन को नजर रखते हुए। अहमद क्लियर है? बस ये फर्स्ट पूरा करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। नेक्स्ट करें, ये पढ़ें। Most of the work under a contract is completed, even if contracted, the parties still impose the contract and determine and demand payment. However, they may have to pay damages for the incomplete part. How it works? Payment is reduced by the cost of fixing or completing the unfinished work. Example, a contractor builds a house with forget to install one window. The homeowner pays the full contract price minus the cost of installing that window. सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद है सब्सटेंशियल। देखें, पार्शियल और सब्सटेंशियल में फर्क है। पार्शियल में ये मैंने एक काम किया, कौन सा घर बनाया,
उसके बाद ट्रीज या जो ग्रीनरी आधी की है, और आधा मैंने स्विमिंग पूल वाला सिस्टम किया है। जो मैंने काम किया है ना, जितना भी, उसका मैं क्या करूंगा, आई कैन क्लेम फॉर दैट अमाउंट। मैं ये पार्शल में, अगर मुझे मिलेगी तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे या अगली पार्टी की रजामंदी से फिर ही मिल सकती है। सब्सटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कहता है कि अब ये एक एग्जांपल दी, ए कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स ए हाउस बट फॉरगेट टू इंस्टॉल वन विंडो। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पूरा घर बनाए, आपने एक विंडो लगाई ही नहीं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, पूरा घर सही बना लिया, छोटा पार्ट आपके पार्ट पे रह गया, तो कोर्ट कहती है सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में ये होगा कि अगला बंदा आपको पूरी पेमेंट देगा इस चीज को छोड़ के। ये वाली वो डिटेक्ट कर लेगा, वो डिटेक्ट करेगा आपसे कि भाई क्योंकि आपने नहीं किया तो वो अमाउंट आपको पे नहीं करेगा, बाकी आप जितने भी आपको वो पे करेगा। अब आगे नेक्स्ट करें। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ पूरे फर्स्ट थिंग का, यू यूजुअली नीड टू कंप्लीट द होल कॉन्ट्रैक्ट टू गेट पेड। आप चाहते हैं आपको पूरी अमाउंट मिले, देन यू हैव टू ओबे, देन यू हैव टू वर्क, देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन क्या थी जो हमने पढ़ी है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एक फेवरेबल है या परफॉर्मेंस इज सब्सटेंशियल है उसमें, और पेमेंट कैन स्टिल बी डिमांडेड बट एडजस्टमेंट माइट बी मेड फॉर इनकम्प्लीट पार्ट। एडजस्टमेंट भी समझ रहे हैं ना, एडजस्टमेंट इट कैन बी मेड, जो आपने पार्ट छोड़ा है उस चीज को, उसके अकॉर्डिंगली वो अगला बंदा करेगा। ये नेक्स्ट करें एक सेकेंड। ये उसके रिलेवेंट केस लॉज है, ये बताइए ब्रीच, ये एक्सेप्शन था। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद टाइम की होगी। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ये अच्छा आप बैठ हो जाए, ये पढ़ें। दो एक्सेप्शन पहले पढ़ी थी स्ट्रिक्ट रूल की, दो और हैं इसके साथ एक टाइम की है, कोई भी पढ़े, रीड आउट करें। Where a party is wrongly prevented from performing its कॉन्ट्रैक्ट contractual obligations by the other party, then the strict rule does not apply. The claimant जी पढ़े, यहाँ से पढ़े। the claimant can either claim damages for breach of contract or bona fide merit basis for the tender of performance. If a party is unable to complete its contractual obligations without the cooperation of the other party, then it may take a tender of performance, which can be accepted or rejected by the other party. A tender of performance is rejected when the party who has tried to complete their contractual obligation to be discharged from the other liability. क्या समझ में आ रही है? प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना। मेरा और कामरान साहब का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कामरान साहब को गाड़ी पहुंचानी है, कामरान साहब कहता है नहीं दो मुझे गाड़ी, मैंने नहीं लेनी गाड़ी, ये अगर आपने काम किया तो मैं ऐसे करूंगा, मुझे ही रोक रहे हैं, या मैं इनको रोकूं कि आपने पैसे नहीं लेके आने। गॉट इट? कहता है वेयर ए पार्टी इज रॉन्गली प्रिवेंटेड, मेरा और कामरान साहब का एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब कामरान को मैं ही कह रहा हूं कि आपने ये काम नहीं करना है, जो कि ही इज ओब्लाइज्ड बाय द कंडीशंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं नहीं आपने नहीं करना, फिर आप परफॉर्मिंग इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो इनकी ड्यूटीज हैं, तो भाई करो, लेकिन मैं इसको रोक रहा हूं कि नहीं आपने नहीं करना, मैं रॉन्गली फोर्सफुली इस बंदे को वो कर रहा हूं। एंड बाय द अदर पार्टी, मतलब कि मैं रोक रहा हूं इसको, स्ट्रिक्ट रूल वो क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। डज नॉट, क्यों डज नॉट अप्लाई? स्ट्रिक्ट रूल क्या कहता है? कहता है जब दोनों पार्टीज ने अपने फुल कंप्लीट मामला को पूरा करना है। अब इसमें मैं इसको रोक रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं, अगर फिर मैं कोर्ट जाऊं कि ये अपना पार्ट पूरा ही नहीं कर रहा, क्या मैं जा सकता हूं कोर्ट?
तो एक तो मैं उसको रॉन्गली प्रिवेंट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, स्टॉपेज लगा रहा हूँ। सेकेंडली मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ कि ये अपना पार्ट पूरा नहीं कर रहा। तो इधर स्ट्रिक्ट रूल जो है ना अपना परफॉर्मेंस वाला, वो अप्लाई नहीं होगा। रेट क्लियर है? वो कहता है द क्लेमेंट जो लेके जा रहा है कैन ईदर क्लेम damages फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन ए क्वांटम मेरिट बेसिस फॉर द वर्क डन। अब ये क्लेमेंट कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये जाता है कोर्ट में, कहता है कि मैं अपना पार्ट पूरा कर रहा हूं, अगला बंदा मुझे रोक ही जा रहा है, कहता है ना करो अपना पार्ट पूरा, मुझे मना कर रहा है। मेरी तो मैं ओब्लिगेटेड फील करता हूं कि मैं ये पूरी करूं चीजें, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है मेरे ऊपर रिस्पॉन्ड। लेकिन ये तो कोर्ट कहती है कैन ईदर क्लेम डैमेजेस, आप मुझ पे जितना आपको नुकसान हो रहा है यू कैन क्लेम फ्रॉम मी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच में कर रहा हूं, और एन क्वांटम मेरिट बेसिस का मतलब है जितना आपको नुकसान का एक होता है ना, एक कैपेसिटी होती है, जितनी ग्रेविटी ऑफ वो नुकसान है, जितना आपको हुआ है हो रहा है उतना आप मुझ पे वो कर सकते फॉर द वर्क, जितना आपको काम के सिलसिले में किसी भी उसमें हुआ है तो आप मुझसे वो कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक इसका मकसद ये है, आप किसी बंदे को रोको कि ये काम ना करे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसका जिम्मेदारी ये करना, तो वो कोर्ट में जा सकता है आपके खिलाफ, इतना भी उसको नुकसान होगा। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस में ये एक एक्सेप्शन है। अगली है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस which is near similar to this, that if a party is unable to complete, understand the word, its contractual obligation without the cooperation of the other party। हम दोनों ने हम कॉन्ट्रैक्ट में है, इसने मुझे बताना है सर गाड़ी इधर लेके आनी है, मैंने इसको बताना है तो पैसे इस सिचुएशन में होना चाहिए, मैं ये मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं इससे नहीं कर रहा, या हम दोनों में से कोई एक कोऑपरेशन कर ही नहीं रहा, अगले बंदे को मुंह ही नहीं लगा रहा, फिर मैं इसको गाड़ी देने का वैसे पाबंद हूं, अगला बंदा मुझे लोकेशन ही नहीं बता रहा कि गाड़ी किधर लेके आनी है, आई एम अनएबल टू परफॉर्म माई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि वो बंदा कोऑपरेशन नहीं कर रहा। देन इट मेक ए टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, कैसे? which can be accepted or rejected by the other party। If a tender of performance is rejected, then the party who has tried to complete their contractual obligation will be discharged from further liability। मेरा और कामरान साहब का कॉन्ट्रैक्ट था गाड़ी का, मैं इनको गाड़ी पहुंचाऊंगा, कामरान साहब को मैंने कॉल की कि गाड़ी किधर पहुंचाऊं, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे। मैंने कहा सर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे बताएं, वो मेरे रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। I tried my best to fulfill my obligation, अगली पार्टी मुझे मुंह ही नहीं लगा रही, जिसको आम अल्फाज में कहें। तो कोर्ट कहती है कि आई कैन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, देयर इज नो अदर लाइबिलिटी ऑन माय शोल्डर। वो मैंने फिर जो कहते हैं ना ऑनर्स या जो प्रूफ ऑफ बर्डन है ना, वो मेरे ऊपर है, कल को मैं प्रूफ करूंगा कोर्ट में। मल्टीपल टाइम्स आई हैव रिमाइंडेड हिम, मैंने इनको कॉल मैसेजेस किए, इसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से मैं कहता मैं अब बाइज्जत बरी हूं। तो स्लाइड डिफरेंस है, ऊपर वाले में एक पार्टी जबरदस्ती रोकती है, नीचे वाले में अगली पार्टी मुंह ही नहीं लगाती। लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है, उसमें आप क्लेम डैमेजेस कर सकते हो जितना आपको नुकसान हुआ है। सपोज इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, इसकी मैंने सिंध से एक ऑर्डर किए, एक या अफगानिस्तान से ऑर्डर किया फ्रूट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने मुझे फ्रूट जैसे ही भेजा मैंने फौरन मना कर दिया कि ना भेजो, मैं ले ही नहीं रहा, ना भेजो ना भेजो फ्रूट, मैं उसको मना कर रहा हूँ। अब उसने जो फ्रूट मुझे भेजा, जो उसकी शिपमेंट जो चली है, उसको जितना भी नुकसान हुआ है ना, ही कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मी, क्योंकि मेरी वजह से हुआ है। दूसरा एक डैमेजेस, दूसरा वो मेरिट क्वांटम ऑफ मेरिट बेसिस डैमेजेस, जितना जिस हद तक का आपको नुकसान हुआ है ना उतना आप क्लेम कर सकते हैं या उसके पैरेलल कर सकते हैं। दो चीजें हैं। नीचे वाली टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ये है कि यू आर fulfilling your part but the other party is not responding to your answer, then you charge।
देयर इज नो लायबिलिटी ऑन योर पार्ट। आखिरी लाइन पढ़े ना, द अदर पार्टी हु हैज ट्राइड टू कंप्लीट देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर लायबिलिटी। आपने कोशिश की, नहीं दे रहा, ओके, यू आर टोटली फुली, नाउ यू आर फ्री, देयर इज नो अदर लायबिलिटी ऑन यू। ये एक डिफरेंस है बेसिक इनके, ये एक्सेप्शन थी। तीसरी इसके अंदर मजेदार एग्जांपल है, वो है इसकी, अच्छा ये केस पढ़ लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। द पार्टी इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द सेल ऑफ 10 टन ऑफ लाइफ, ये एक सीड ऑयल होता है, टू बी डिलीवर्ड विद इन द लास्ट 14 डेज ऑफ मार्च। अब ये 31 मार्च को पहुंचता है शाम को 8 बजे, 8:30 बजे। डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिलीवरी, द डिफेंडेंट subsequently refused to pay. The claim was successful. The court held that the tender of performance was equivalent to performance and the claimant was entitled to damages for non-acceptance. Note, now section 29 of the Sale of Goods Act provided that a tender of goods must be made at a reasonable, or what is reasonable is question of fact. एक बंदे ने एक बंदे को टाइम दिया कि आपने 14 दिन तक मुझे ये तेल इधर पहुंचाना है। 14 से 31 कितने दिन बनते हैं? लास्ट 14 days of March, लास्ट 14 days of March। नहीं, इसका ये है कि इसमें ये केस द पार्टी इज कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द सेल ऑफ 10 टन विद इन द लास्ट 14 डेज ऑफ मार्च। लास्ट 14 डेज, लास्ट 14 डेज क्या हो सकते हैं? 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24। व्हाट इज लास्ट 14 डेज क्या होते हैं? 17 से 31 तक। वो उसने पार्टी को कहा कि 17 से 31 के दरमियान आपने मुझे ऑयल पहुंचाना है। अगली पार्टी ने 31 की शाम को 8:30 बजे ऑयल पहुंचा दिया। अगले बंदे ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि एक तो आखिरी दिन था, अभी इवन के चंद घंटे रहते हैं, 3.5 साढ़े 4 घंटे रहते हैं 12 में, नया दिन स्टार्ट होने में 3.5 4 घंटे रहते हैं। उसने क्या किया, कहता है मैं नहीं लूंगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो बंदा कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो आया, आखिरी 14 दिन में अपनी उसने पूरी की, अब आप नहीं ले रहे, तो अब कोर्ट ने उसको कहा कि यू विल पे द डैमेजेस टू दैट पर्सन जो ऑयल लेके आया है।